साथियों, कैसे हैं आप देख रहे हैं एजुकेशन रेवोल्यूशन। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के सीधा आते हैं हम आर्टिकल 1 पे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 दोस्तों आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 को जो है बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दोस्तों क्या मतलब है यूनियन का, क्या मतलब है टेरिटरीज का। यूनियन के अक्सर दोस्तों दो मतलब निकल के आते हैं। यूनियन, जब हम भी शब्द कहते हैं यूनियन यूनियन यूनियन, तो पूरी कहानी मैंने आपको पिछले जो है लेक्चर में बताया कि इंडिया दैट इज यूनियन, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। का मतलब क्या है दोस्तों? उसका मतलब सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि जब फिलाडेल्फिया में कॉन्फ्रेंस हुई, जब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 50 स्टेट्स अपनी मर्जी से आए। जब अगर एमपी, यूपी, राजस्थान अपनी मर्जी से इंडिया में शामिल होंगे तो उनके पास एक पावर रहता है फेडरेशन में। क्या में? फेडरेशन में उसको बोलते हैं राइट टू सिसीड अवे, राइट टू सिसीड अवे, राइट टू सिसीड अवे, राइट टू सिसीड अवे नाम का एक प्रावधान है। उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो अपने मर्जी से समझौते में आता है, यानी कि यूएस फेडरेशन में आता है, 50 स्टेट जो है दोस्तों वो यूएस फेडरेशन में आए, अपनी मर्जी से आए दोस्तों, उनको राइट टू सिसीड अवे के तहत जाने का भी अधिकार मिल जाता है दोस्तों। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर स्मार्ट नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, वो ये लिखते कि इंडिया दैट इज फेडरेशन शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि केरला, ट्रेवनकोर, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब जो राज्य हैं जो बहुत आनाकानी कर रहे थे शामिल होने में, ये सब जो है दोस्तों वो बाहर भाग के भी जा सकते थे इंडिया यूनियन छोड़ के। तो दोस्तों पटेल साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, अम्बेडकर साहब इतना लगे हुए थे, तो हर चीज़ जो है अच्छी हुई डिवाइन की बदौलत और राष्ट्र स्पिरिट से है, भारत माँ की कृपा से। तो ये सब चीज़ें जो है, और बुद्धि तो है ही है दोस्तों, तो उसके बाद ये सब चीज़ दिक्कतें नहीं हुई। और क्या है कि जो दोस्तों इतना विवेक का जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ पे क्या होता है, फिर प्रिसीजन आ जाता है। प्रिसीजन आने के बाद दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती भी कम है, नहीं तो आज स्थिति गंभीर हो सकती थी इंडिया की। आप प्रधानमंत्री नामक एक सीरीज़ है वो आप देखें तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। इमोशन से जुड़ना भी अच्छा है, इमोशन से ऊपर उठना भी अच्छा है। तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं आर्टिकल 1 का जो मेन मुद्दा था मैंने आपको समझा दिया। तो क्या है दोस्तों, आर्टिकल 1 कहता है ये कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया, जब हम पार्ट पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन, इंडिया इज ए यूनियन दोस्तों, इंडिया एक यूनियन है, इंडिया एक फेडरेशन नहीं है। क्योंकि इंडिया के पास फेडरेशन अगर हम देखते हैं तो क्या एमपी के पास अपनी पावर है? बोले हाँ सर, एमपी के पास अपनी पावर है, सीएम के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है। स्टेट में मोदी जी के पास पावर नहीं है, तो मोदी जी के पास भी स्टेट में, सेंटर में पावर है। पर दोस्तों क्या दोनों के पास पावर बरोबरी से है? इसका आंसर है नहीं। पर यूएसए में क्या ऐसा है? जी हाँ दोस्तों, यूएसए में ऐसा है, बिल्कुल है। इंडिया में अगर यूएसए, एक एमपी और एक इंडिया नाम की दो अगर स्टेट्स हैं, पॉलिटी में दोस्तों दोनों को स्टेट बोला जाता है। आर्टिकल 12 और 36 आप रेफर करें, आपको स्टेट का मतलब समझ में आएगा। सेंटर भी स्टेट होता है, स्टेट भी स्टेट होता है, यानी गवर्नमेंट बॉडी भी स्टेट होती है, नगर निगम को भी स्टेट कह सकते हैं। इसलिए इंडिया को एक यूनियन अगर हम कहते हैं तो चीज़ें जो है और साफ तरीके से क्लियर हो जाती हैं। दूसरी बात दोस्तों, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमको कहाँ से पता चला? ये हमको पता चला है कनाडा से। हमको पता चला है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर नाम की कोई चीज़ होती, वहाँ से हमने उठा लिया उसको। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है हमको पता चला। और दोस्तों वहाँ से जो है हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर उठा के इंडिया के कानून में शामिल किया। तो दोस्तों क्या हुआ उससे कि जब हमको पता चला कि इंडिया मतलब जब हमने ये सब यूनियन का जो शब्द है वो डाला, तो इससे ये पता चला कि जो फेडरेशन अगर हम लिखते तो राइट टू सीसीडब्ल्यू के तहत वो सब जा सकते थे, ट्रैवनकोर, केरला, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, तो निज़ाम वगैरह तो वैसे ही इंडिया में नहीं आना चाह रहे थे दोस्तों, ये चले जाते। तो बहुत ही समझदारी से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काम किया। दूसरी बात दोस्तों, जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखते तो इंडिया एक यूनियन है। व्हाट इज इंडिया, तो आप आर्टिकल 12 और 36 में पढ़ेंगे, ये सब चार चीज़ तो है। उसके अलावा जो बाहर एम्बेसीज है वो भी इंडिया का पार्ट है। कोई भी आर्मी बेस हम बाहर बनाते वो भी इंडिया का पार्ट है ना दोस्तों। ये सब चीज़ जो है इंडिया का पार्ट है। तो यूनियन ये हो गया, आप समझ गए। यूनियन को आप बाउंड्री से भी देखें, यूनियन को थोड़ा सा आप इमोशंस जोड़ के भी देखें, क्योंकि कंट्री एंथम नहीं होता, नेशनल एंथम होता है। और इंडिया नेशनल है, हम नेशनलिज्म पढ़ते हैं, इंडियन नेशनलिज्म, नेशन स्टेट करके एक भावना है, वो हम आगे अगर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो नेशन स्टेट आता है। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा यही समझना है, इमोशंस का समागम और इमोशन से ऊपर उठने का भाव ही जिंदगी है। उसी तरीके से आप पॉलिटी को और राष्ट्र को भी समझ के चलें।
और उसी के साथ आप जो है लोगों की सेवा करते चले तो आपको पॉलिटी जो है समझ में आता चलेगा और आप विवेक से अपने रोजमर्रा की चीजों में देखें। आपको बहुत डाउट मिलेगा कि सर इक्वालिटी प्रीएम्बल में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई भी इक्वालिटी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी है ही इसीलिए कि पढ़ के आप सुधार कर सकें। फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं, डीपीएसपी आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने का मतलब ही यही है कि सुधार कार्य और लर्निंग आप पर डे अपने आप से बेहतर बनते जाएं 1%, और समाज में, राष्ट्र में भी आप अपने योगदान बतौर एक अच्छे सिटीजन्स दे सकें। सीधे आते हैं हम दोस्तों आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 दो बात कहता है, आर्टिकल 3 तीन बात कहता है। क्या कहता है दोस्तों? कोई भी स्टेट जो नया एस्टेब्लिश होगा वो आर्टिकल 2 की मदद से होगा। कोई भी स्टेट, कोई भी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडिया से बाहर है, वो इंडिया को पार्ट में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 की मदद ली जाएगी। जस्ट लाइक एग्जांपल पौंडीचेरी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए गोवा के पास कोई टेरिटरी है जो पौंडीचेरी नाम की है फॉर एग्जांपल, तो वो जो टेरिटरी आज डच की या पोर्चुगीज की टेरिटरी में है, अब वो टेरिटरी जो है वो डच की टेरिटरी, पोर्चुगीज टेरिटरी में है दोस्तों, उसको उठा के अगर हम इंडिया में शामिल करेंगे तो किसकी मदद से करेंगे? आर्टिकल 2 की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, 3 बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल आप इसको स्मरण कर लो, याद कर लो अच्छे से। कोई भी पार्ट, कोई भी टेरिटरी, सब जो कोई भी टेरिटरी, कोई भी चीज़ जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको अगर हम भारत में शामिल करते हैं तो आर्टिकल 2 की मदद से करेंगे। कोई भी टेरिटरी, कोई भी पार्ट जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको अगर हम इंडिया में शामिल कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 2 की मदद से करेंगे। कोई भी पार्ट, कोई भी टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट नहीं है तो हम उसको आर्टिकल 2 की मदद से शामिल करेंगे। कोई भी पार्ट, कोई भी टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट नहीं है और शामिल कर रहे हैं तो आर्टिकल 2 की मदद से करेंगे। अब दोस्तों, अगर हमने पौंडीचेरी नाम की एक जगह को ऑक्यूपाई करके इंडिया में शामिल कर दिया, वो क्या बन गया? पौंडीचेरी एक स्टेट बन गया, वो एक नया स्टेट बन गया, न्यू स्टेट एस्टेब्लिश हो गया। किसकी मदद से हुआ? आर्टिकल 2 का जो दूसरा पार्ट है वो यही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी न्यू स्टेट। एनी न्यू स्टेट एस्टेब्लिश हो, क्योंकि पौंडीचेरी पहले भारतीय उसका इंडियन पॉलिटी का पार्ट नहीं था, तो इंडियन पॉलिटी का पार्ट नहीं होने के तहत जो आर्टिकल 2 में जो शामिल हुआ है वो कैसे हुआ है? आर्टिकल 2 की मदद से हुआ दोस्तों। ये दो बात क्लियर है। जो भी स्टेट नया एस्टेब्लिश हुआ, जो पहले मतलब पहले अष्टवाइल, पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडियन पॉलिटी का पार्ट नहीं था, वो किसके हेल्प से एस्टेब्लिश होगा? आर्टिकल 2। किसकी हेल्प से? आर्टिकल 2। किसकी हेल्प से? आर्टिकल 2 की हेल्प से एस्टेब्लिश होगा। दोस्तों इतनी बात आप समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल 3 पे आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 3 तीन चीज कहता है दोस्तों। आर्टिकल 3 का पहला पार्ट ये है कि पौंडीचेरी को जब हमने शामिल कर लिया तो किसकी मदद से किया था? आर्टिकल 2 की मदद से, क्योंकि वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। अब चूंकि वो इंडिया का पार्ट बन गया, तो तीन चीज है दोस्तों, दो तो बहुत क्लियर है। पहला, नेम अगर ऑल्टर करना है, पौंडीचेरी का नाम बदलना है, डी पौंडीचेरी करना है, तो डी पौंडीचेरी भी हम किसकी मदद से? आर्टिकल 3 की मदद से कर सकते हैं। पौंडीचेरी का नाम बदल के औंडीचेरी कुछ भी करना है तो हम आर्टिकल 3 की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों पौंडीचेरी को अगर हमको पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पौन एक वो हो गया, डी एक हो गया और चेरी एक हो गया, तो पौन डी चेरी ऐसे करके अगर हमको पौंडीचेरी को काट के 3 स्टेट्स भी बनाने हैं तो हम किसकी मदद से करते हैं? आर्टिकल 3 की मदद से। नाम ऑल्टर कर दिया, बाउंड्री ऑल्टर कर दी और फिर से नया स्टेट बना दिया। अब चेरी जो है वो नया स्टेट है इंडिया का, तो चेरी जो नया स्टेट बना इंडिया का वो किसको काट के बना है? पौंडीचेरी को काट के बना है। तो अब वो किसके तहत आएगा? आर्टिकल 3 के तहत आएगा। वो जब भी कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश होता है, वो अगर पहले से प्री एग्जिस्टेंस है, मतलब पहले से अगर प्री एग्जिस्टेंस नहीं इंडिया के पार्ट में, अगर वो एग्जिस्टेंस में लाना है उसको, तो आर्टिकल 2 की मदद से लाएंगे, व्हेन वी आर टू एस्टेब्लिश एनी न्यू स्टेट। और अगर पहले से कोई स्टेट है, जैसे पौंडीचेरी पहले से ही और चेरी नाम का कोई स्टेट बनाना है 30% पौंडीचेरी को काट के, तो कैसे बनाएंगे हम? आर्टिकल 3 की मदद से बनाएंगे। तो ये दोनों आर्टिकल आपको क्लियर है दोस्तों। कोई भी नई टेरिटरी के अंदर शामिल किया आर्टिकल 2 की मदद से, उसको नया स्टेट का दर्जा दिया आर्टिकल 2 की मदद से। फिर बाद में मन किया कि पौंडीचेरी का नाम बदलना है, तो किसकी मदद से? आर्टिकल 3 की मदद से। उसकी बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन लाना है, 2 स्टेप में डिवाइड करना है पौंडीचेरी को, 3 स्टेट में डिवाइड करना है, किसी और में मिलाना है, पौंडीचेरी का कोई भाग किसी और स्टेट में मिलाना है, ये सब किसकी मदद से करेंगे? आर्टिकल 3 की मदद से करेंगे। और दोस्तों उसके अलावा अगर पौंडीचेरी को अलग करके कोई नया स्टेट बनाना है तो वो किसकी मदद से करेंगे? आर्टिकल 3 की मदद से करेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले से अगर पार्ट है तो अगर इंडिया का अगर पार्ट नहीं है तो इस्टेब्लिश करने का काम आर्टिकल 2 का है, पहले से पार्ट है उसमें अगर जोड़ तोड़ करके फिर से नया स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आर्टिकल 3 का पार्ट है वो। दोस्तों सबसे मेन चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम आगे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। मेजोरिटीज हम आगे देखेंगे, सिंपल मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब दोस्तों समझ लीजिए क्लास में अगर बटर स्कॉच आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर अगर मेजोरिटी है कि क्लास में 50 आइसक्रीम वही आएंगी, तो कैसे आएंगी?
जब आधे से ज़्यादा बच्चे बोल देंगे तो क्या होता है, आधे से ज़्यादा मतलब 50% + 1, जहाँ 26 बच्चों ने बोला मैम बटर स्कॉच या चॉकलेट, तो चॉकलेट ही आइसक्रीम आएगी दोस्तों। इसी तरीके से क्या है कि अगर आर्टिकल 4 अगर है तो उसका मतलब ही यही समझाने का है कि दोस्तों जो आर्टिकल 4 है उसका मतलब समझाने का यही है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई नया स्टेट आ रहा है, कोई बाउंड्री में जोड़ रहा है, कोई बाउंड्री से टूट रहा है, कोई अलग हो रहा है, नाम वाम बदल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी डीम्ड एज एनी अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368। वाई दोस्तों, क्योंकि ये क्या ही आर्टिकल 4 रहा है, क्योंकि ये जो आपको करना है ये सिंपल मेजोरिटी से करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अपन बदलाव लाते हैं तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, 2/3 की मेजोरिटी लगती है, और स्टेट सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। सो अलग ये जीएसटी के मामले में है, हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी आगे। 2/3 स्पेशल मेजोरिटी होती है, 1/2 + 1 क्या होती है दोस्तों, 50% + 1 सिंपल मेजोरिटी होती है दोस्तों। सिंपल मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब है 50% + 1। तो अगर आर्टिकल 4 आप उठा के देखते हो तो उसका यही मतलब है कि अगर कोई नया स्टेट पौंडीचेरी हम बना रहे हैं तो क्या हम इंडिया में बदलाव लाए, तो बोले हाँ सर इंडिया तो बदला है, पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से उठा के सब बदलाव करेंगे, तो बोले सर पहले ये बताइए करते कैसे, तो आर्टिकल 368 की मदद से करते हैं। तो क्या ये बदलाव होगा, जी नहीं दोस्तों, ये बदलाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 368 का कहने का मतलब ही यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव लाना। अगर संविधान में बदलाव आ रहा है इसका मतलब है कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वो आएगा। तो चूंकि दोस्तों आर्टिकल 4 पैदा ही इसलिए हुआ है ये बताने के लिए कि 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी अमेंडमेंट या जो भी चेंजेस इंडियन पॉलिटी में होने जा रहे हैं उसका मतलब ही सिर्फ यही है कि दोस्तों दैट शुड नॉट बी डीम्ड एज एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन अंडर आर्टिकल 368 के तहत कोई भी कार्रवाई, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट नाम से उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बोल कौन रहा है, ये बोल ही आर्टिकल 4 रहा है। तो आर्टिकल 4 का समझाने का मतलब ही यही है। कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा, ये समझाता है आर्टिकल 4। दोस्तों ये चारों आर्टिकल उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होंगे। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगेन दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए, धन्यवाद।